बच्चों, आज मैं आपको कलात्मक सृजन और मनोविज्ञान के विषय में बताने जा रहा हूं। कला सृजन में जो कुछ अभिव्यक्त होता है उसका मनुष्य के मन से सीधा संबंध होता है। मनुष्य के मन में सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, विरक्ति, प्रेम और घृणा, सृजन और संहार की धारणाएं स्वाभाविक होती है। हमारा जीवन अनेक विषमताओं से भरा हुआ है और संसार में हम अपनी समस्त इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाते और न ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। ऐसी अव्यक्त और अपूर्ण इच्छाएं हमारे अचेतन मन में संग्रहित होती रहती है, अचेतन मन में इकट्ठा होती रहती है। कलात्मक सृजन के सभी तत्व जो मैंने पिछले अध्याय में अलग से 5-6 अध्यायों के वीडियो चैप्टर हैं इसके कलात्मक सृजन के तत्वों के कल्पना, भाव, अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और अनुकरण। कलात्मक सृजन के ये सभी तत्व हमारे मन से जुड़े हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड और युंग के अनुसार मनुष्य की अंतः चेतना के परिणाम स्वरूप हम कला को देखते हैं। फ्रायड के अनुसार कलाकार अपनी अभिव्यक्ति से स्वयं तो संतुष्ट होता ही है, साथ ही समाज के अहम की भी पोषण करता है। इसी बचपन से ही माता पिता को एक बालक बड़ा मानता है और बड़े होकर माता पिता के गुणों को आत्मसात करता है। उसी प्रकार सामाजिक अहम के पोषण से कलाकार समाज के नियमों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का विकास करता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे मन के 3 स्तर माने गए हैं: चेतन मन, अचेतन मन या अचेतन मन, और तीसरा है विशिष्ट चेतन मन या अर्धचेतन मन। चेतन मन क्या है? यह सचेत अवस्था की सूचक होती है, हमारे मस्तिष्क के सचेत अवस्था की सूचक होती है। मन की सारी क्रियाएं इसके भीतर होती है, सारे चाहे विचार इस स्तर पर यहाँ पे निरंतर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। आप पानी पीने के लिए सोचते हैं, तुरंत जाने के लिए, कहीं आने के लिए सोच रहे हैं, किसी के प्रति कुछ विचार आ रहा है, एक पल में हजारों विचार मन में आते हैं, ये सब चेतन मन में आते हैं। लेकिन चेतन मन में क्या होता है? हम निर्णय ले पाते हैं और चेतन मन में हम त्वरित प्रतिक्रिया कर पाते हैं। मन की सारी क्रियाओं को चेतन मन नियंत्रित करता है। चेतन मन ज्ञान का मुख्य केंद्र है और अवचेतन के परिकार से आता है। चेतन मन के द्वारा हम सामाजिक संबंधों का बोध करते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पूरा चैतन्य होकर वो साइकिल के एक एक पहलुओं पर ध्यान देता है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ पैंडल है, कैसे ध्यान देना, ये चेतनता सिखाती है। यही चेतन मन है। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन का दूसरा स्तर है, अचेतन मन भी कहते हैं। चेतन मन में प्राप्त ज्ञान, संकेतों, विचारों, स्मृतियों आदि का संग्रहण जो होता है, यह सब अवचेतन मन में आता है। चेतन मन में जितनी चीजें आती है वो सब धीरे धीरे अवचेतन मन के अंदर संग्रहित होती जाती है। जो व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है, ये सब संग्रहित होते हैं। अवचेतन मन में जो विचार होते हैं वे चेतन स्तर पर कार्यरत नहीं होते। अवचेतन मन के जो भी विचार हैं वे चेतन मन पे कभी कार्यरत नहीं होते। और मैं बताऊं कि चेतन स्तर पे कार्यरत नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे व्यवहार और कार्य को निरंतर प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपकी आदतें, अब आपकी आदतें कैसे हैं? हम अपना घर जाने का रास्ता नहीं भूलते। कभी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम आदतन हो गए हैं गाड़ी चलाने के, तो हमारा स्वाभाविक रूप से गियर अपने आप समय आने पे दब जाता है, बदल जाता है, ब्रेक लग जाता है। ये सब हमारे अवचेतन के द्वारा होता है। आवश्यकता अनुसार गियर बदलने के लिए हमें चेतन मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम गाड़ी प्रारंभ करते हैं उस समय हम चेतन मन से जागृत होकर के आवश्यकता अनुसार गाड़ी को बाहर निकालते हैं, गैरेज से स्टार्ट करते हैं। ये चेतन मन के द्वारा होता है। दूसरा उदाहरण ये भी है कि हम अपने घर का रास्ता नहीं भूलते। मैंने पहले बताया था, मनुष्य मन के इस भाग का सचेतन मन इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें दबी इच्छाएं या विचार नियंत्रण शक्ति से बच करके जो प्रकट हो जाए तो मनुष्य के अंदर एक विकार उत्पन्न कर देता है। यह विकार के कारण कई बार मनुष्य जो है मनोरोग का शिकार हो जाता है, मनोरोगी हो जाता है। और विशिष्ट चेतन मन क्या होता है? विशिष्ट चेतन मन या अर्धचेतन मन वह होता है जो सचेतन मन और अचेतन मन के मध्य का हिस्सा है। इसके अंतर्गत मनुष्य
कि चेतन क्रिया और अवचेतन क्रिया के में निरंतर आदान प्रदान होते हैं, विचारों के आदान प्रदान होते हैं। वह आदमी सोचता है, जैसे पुनर्याद करना, पुनर्स्मरण करना। परीक्षा में बच्चा कोई जाता है, प्रश्न को याद करके लिखता है, यह विशिष्ट चेतन मन के कारण होता है। क्योंकि उसको याद पुनर्स्मरण करने की प्रवृत्ति यह संस्कारों में नहीं है, यह विशिष्ट चेतन मन के द्वारा है जो उसको आदेशित करता है। एक स्थान पर जाता है, पुनर्स्मरित करता है। कोई चित्र बनाने के लिए चित्रकार देखे हुए दृश्य या रूप इत्यादि की कल्पना नहीं करता है, लेकिन कल्पना के लिए स्मृतियों का अपने देखे हुए रूप को पुनर्स्मरित करता है। यह विशिष्ट चेतन मन का कार्य होता है। तो मन के तीनों स्तरों को आपने समझा। अब इसके विशिष्ट क्या क्या भाग हैं, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक इसको देखते हैं, वो बताते हैं हम आपको। सिगमंड फ्राइड मनोवैज्ञानिक हुए। सिगमंड फ्राइड ने कार्य के अनुसार मन को 3 भागों में विभक्त किया। उन्होंने कहा है मनुष्य के अंदर की कार्य ईड, ईगो और सुपर ईगो से नियंत्रित होता है। ये ईड क्या है? ईड मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को बताता है। यह मन का वह भाग है जिसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति यानी आक्रामकता, भूख इत्यादि संबंधी इच्छाएं होती है, जो तुरंत संतुष्टि चाहती है। इस पे, इन इच्छाओं पे किसी का नियंत्रण नहीं होता। बहुत यह अतार्किक और अमौखिक होती है। यह चेतना में प्रवेश नहीं करती। आपको भूख लगती है, आप उसका निदान तुरंत चाहते हैं, भोजन मिले, मुझे कहीं से प्राप्त हो, है ना। कि कभी क्रोध हो, आक्रामक हो, तो आप तुरंत उसके अनुसार रिएक्शन करते हैं। यह मूल वृत्ति है व्यक्ति की। ईगो, यह दूसरा कार्य के अनुसार दूसरा भाग है। ईगो यह मन का सचेतन भाग है। मूल प्रवृत्ति की इच्छाओं को वास्तविकता के अनुसार यह नियंत्रित करता है। इसका प्रमुख कार्य मनुष्य को चिंता या तनाव से मुक्त करना है। यह मनुष्य के अंदर 18 महीने की आयु से, जब वो 18 महीने का होता है, तब उसके जब उस शरीर के अंगों को पहचानने लगता है, अहम भाव की जागृति होती है, अर्थात ईगो का जन्म होने लगता है। यही आधा भाग जो है, इसका आधा भाग सचेत होता है और इसका आधा भाग अवचेतन मन से जुड़ा होता है। ईगो का आधा भाग सचेतन मन से जुड़ा होता है, आधा भाग अवचेतन मन से जुड़ा होता है। तीसरा भाग है कार्य के अनुसार जो फ्राइड ने बताए हुए, वह है सुपर ईगो, जिसके अंतर्गत हम विवेक या परम अहम को देखते हैं। यह सामाजिक व नैतिक जरूरतों के अनुसार उत्पन्न होता है तथा हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। ये इसके अवचेतन भाग को हम ईगो आइडियल, अहम आदर्श या सचेतन भाग को विवेक कहते हैं। समझ में आया आपको? इसके अवचेतन भाग को ईगो आइडियल यानी अहम आदर्श और सचेतन भाग को विवेक कहते हैं। अहम का मुख्य कार्य वास्तविकता, बुद्धि, चेतना, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, इच्छा शक्ति, अनुकूलन या भेद का अंतर की शक्ति को विकसित करना होता है। अब कला के मनोवैज्ञानिक विचार क्या है? कला के मनोवैज्ञानिक विचार में बताता हूं आपको। फ्राइड के अनुसार जो बताए गए चेतन, अवचेतन और विशिष्ट चेतन मन की ये 3 अवस्थाएं हैं जो विशिष्ट ऊर्जा का केंद्र है। ये तीनों ही कला सृजन में ऊर्जा और आलोक देते हैं। इनसे हमारा प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना, बिंब, प्रतीक सभी प्रभावित होते हैं। इन्हीं के द्वारा निर्देशित होकर के स्वतः अभिव्यक्ति होती है। कलाकार का भी इस पर पूरा नियंत्रण नहीं होता। कलाकार जो भी रचना करता है और उसका हमेशा मनोवैज्ञानिक आधार होता है, क्योंकि कलाकार का मन सदैव कार्य करता है। कलाकार का मन सदैव कार्य करता है, इसलिए वह कला सृजन में मन के अवचेतन स्तर के विशेष महत्व को भी पहचानता है। और मन के इसी स्तर से मनुष्य की तमाम इच्छाएं, देखे हुए रूप, जन्म, स्मृति आदि संग्रहित रहते हैं, जो कला में परिवर्तित होकर के कला रूप बन करके कलाकार के द्वारा कला सृजन के दौरान निखरते हैं। तो इसमें प्रेरणा के कारण प्रकट होते हैं। आप इसको इस रूप में समझें कि ये कला रूप जो है हमारी कल्पना में बाह्य प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा के कारण प्रकट होते हैं, जिसे कलाकार अपने सहज ज्ञान या तर्क के आधार पर विकसित करता है और उसे सादृश्य अनुकृत करता है या प्रतीकों के माध्यम से भावपूर्ण अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार मन के स्तर से सृजनात्मक तत्वों के
माध्यम से विकसित होकर कोई कला रूप या अभिव्यक्ति प्रस्तुत होती है। आपने देखा जो मैंने कलात्मक सृजन के सभी तत्वों के विषय में बताया, वो किस प्रकार मन के द्वारा संचालित होकर के आपके कला अभिव्यक्ति को संपुष्ट करते हैं। इस कला अभिव्यक्ति या सृजन के लिए कलाकार के आत्मिक और सामाजिक या बाह्य वातावरण दोनों प्रभाव देते हैं, दोनों प्रभावित करते हैं, क्योंकि कला अभिव्यक्ति कलाकार के मनोभावों और दर्शक के मनोभावों दोनों से जुड़ती है। रूसी दार्शनिक टॉल्स्टॉय के अनुसार कला एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिसमें मूल रूप व्यक्ति किन्हीं बाहरी लक्षणों से को अपने मन की सद्भावनाओं और अनुभूति से अभिव्यक्त करता है और दूसरे लोग इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के उसी भाव को ग्रहण करते हैं। सृजनकर्ता और दर्शक को के मध्य एक कलाकृति के माध्यम से आत्मिक रागात्मक संबंध विकसित होता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से होता है। इसीलिए टॉल्स्टॉय कहते हैं कि ये जो रागात्मक संबंध है, जो कलाकृति के भाव हैं, वो संप्रेषित होते हैं दर्शक के भाव पे। इसलिए कलाकृति के कार्य जो है संचार उत्पन्न करना होता है। लेकिन कलाकृति और दर्शक और कलाकार, इन तीनों के मध्य जो संबंध बनता है वो किन कारण से होता है? वह उसके पीछे एक कंप्लीट मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। वह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से होता है। फ्रायड के अनुसार सभी कलाकार किसी न किसी मनोविकार से ग्रसित होते हैं, लेकिन उसमें इस विकार को छिपा लेने की शक्ति होती है। कलाकार में ऐसी प्रतिभा होती है कि इन विकारों को, दमित इच्छाओं को कला रूप के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। फ्रायड ने मन की भूमि पर ही कलाकृति और उसकी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया और अपने स्वप्न सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसने इंगित किया है कि मनुष्य अपने जिन इच्छाओं को सामान्य जीवन में पूरा नहीं कर पाता, उसे कल्पना जगत में, स्वप्न जगत में पूरा करने का प्रयत्न करता है। अब ये कला रूप कला अभिव्यक्ति में कितने प्रकार से सामने आते हैं? फ्रायड या मनोवैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से इसे 5 प्रकार से बताया है कि अभिव्यक्त होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार है मायाजालिक, यानी यथार्थ मायावी रूप, जादू टोना टोटका जिसमें आते हैं। रहस्यवादी रूप दूसरा प्रकार है, जिसमें प्रत्यक्ष न को प्रस्तुतिकरण नहीं होता है, बल्कि रहस्य रूप में चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है रूढ़िवादी या परंपरावादी रूप, जैसे परंपरागत कलाकार करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सीख करके। कोहबर वाले चित्रकार, मधुबनी वाले चित्रकार, गौड़ शैली वाले चित्रकार, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी क्रम में कौन सी आइकोनोग्राफी, कौन सी लाइन कैसे जाएगी, ये रूढ़िवादी परंपरा के सूचक है। इसके बाद आती है आदर्शवादी रूप। इसमें समाज के समक्ष एक आदर्श रूप में चित्रों की रचना की जाती है, जैसे कि आदर्शवत कल्पना करने के रेनेसा के कलाकारों ने किया। भारत में इस तरह के रवि वर्मा के चित्रों ने समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। यथार्थवादी, 5वां जो रूप होता है यथार्थवादी होता है। यथार्थवादी रूप के अंतर्गत में कला अभिव्यक्ति यथार्थवत की जाती है। और आप जानते हैं कि यथार्थवत्ता के 2 क्वालिटी है। यथार्थ 2 स्तरों की चीज होती है, एक दृश्यगत यथार्थ और एक भावगत यथार्थ। इन दोनों यथार्थों का अनुसरण यथार्थवादी के अंतर्गत में होता है। इस प्रकार बच्चों, विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने कला के मनोवैज्ञानिक पक्ष के विषय में, मनोवैज्ञानिक धारणा के अनुसार कला कैसे जन्म लेती है, मनोवैज्ञानिक विचार किस प्रकार से इसमें आते हैं, इसके विषय में गहराई से जाना। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये आपको अवश्य पसंद आएगा और काम भी आएगा। क्यों, है ना? तो निश्चित है, अब आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।